तो कल के क्लास में हमने देखे थे आईपीएसी नेमिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, सबसे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको मैं शॉर्ट में जेड इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करूंगा। सेकेंड, स्क्रीनिंग इफेक्ट, थर्ड एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस, जो भी वर्ड यूज करो दोनों सही है। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हो। फोर्थ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन या फिर एंथैल्पी भी बोलते हैं। अब एंथैल्पी क्या होता है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, बता दिया जाएगा ये सब। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी या फिर एंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 7। बाकी सब यही है भैया, पुराने मेटेलिक कैरेक्टर जो आप पढ़ चुके होंगे। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक दोनों एक साथ ही देख लेंगे। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, रिड्यूसिंग पावर, नाइन ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो इसमें जो जनरली जिनसे क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट है थर्ड, फोर्थ। थर्ड और फोर्थ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। फिफ्थ से बच्चे कुछ इनमें से किसी से भी आ सकता है, ठीक है ना। और इसके लिए इन तीनों के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जेड इफेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो इसमें जो सर्कल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, बट इनका क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाना चाहिए। इनके अगर सॉल्व कर ले तो थर्ड फोर्थ फाइव के, तो बाकी सब ऑटोमेटिकली सॉल्व हो ही जाएंगे। तो नोट डाउन कर लो क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले पार्ट में। तो फर्स्ट हेडिंग है इसमें जो डिस्कस करना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो नेम में है न्यूक्लियस, न्यूक्लियर वर्ड न्यूक्लियस का चार्ज। तो हमको मालूम है भाई एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। उस सेंटर पे होते हैं क्या, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन जीरो चार्ज। तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो एक्चुअल में चार्ज किसका है, प्रोटॉन का। किसका चार्ज है, प्रोटॉन। तो न्यूक्लियर चार्ज कहने का मतलब है चार्ज ऑफ प्रोटॉन या फिर चार्ज ऑफ न्यूक्लियस विच इज डेवलप बाय प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के कारण जो चार्ज डेवलप हुआ न्यूक्लियस पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। और वो चार्ज क्या करता है भाई, पॉजिटिव चार्ज है तो किसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को या इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव चार्ज को। तो पॉजिटिव चार्ज जो है मतलब चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा। तो इसी अट्रैक्शन को ही यहाँ पे वर्ड दिया गया है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब एटम में बहुत सारे ऑर्बिट हैं, हर एक ऑर्बिट का जो भी इलेक्ट्रॉन है कुछ ना कुछ चार्ज अट्रैक्टेड होगा किसके की ओर, न्यूक्लियस की ओर। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इसी को यहाँ पे एक नेम दे दिया गया है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो दो बातें नोट करना, इट इज डिफाइंड एज अ अट्रैक्शन फोर्स, it is defined as a
attraction force between electron and nucleus. It is defined as the attraction force between electron and nucleus because nucleus contains positive charge particles. Nucleus contains positive charge particle that is called proton. It is defined as the attraction force करना भाई, attraction force between electron and nucleus because nucleus contains positive charge particle that is called proton. That is called proton. Due to charge on proton, charge on protons अपना ऑन नहीं लिखे due to charge on proton on nucleus. बेटा माइक म्यूट कर लो. ड्यू टू चार्ज ऑन प्रोटॉन ऑन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन attracted toward nucleus. न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसे हम बोलते हैं प्रोटॉन. उस प्रोटॉन के चार्ज के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्टेड होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z effective. नोट कर लो. It is represented by Z effective and Z effective is equal to Z minus sigma. So where Z वही भैया पुराना एटॉमिक नंबर एंड सिग्मा को बोला जाता है, ये जो सिंबल है वो सिग्मा का है. तो यहाँ पे सिग्मा जो है उसको बोला जाता है स्केलिंग कांस्टेंट. आगे स्केलिंग इफेक्ट वहां पता चल जाएगा क्या होता है स्केलिंग इफेक्ट. स्केलिंग कांस्टेंट और लेटर कांस्टेंट भी बोला जाता है. एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये फॉर्म, जिनके अकॉर्डिंग ये सिग्मा कैलकुलेट होता है स्केलिंग कांस्टेंट स्लेटर, इसलिए इसको बोला जाता है स्लेटर कांस्टेंट. तो इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना, बस याद रख के अब ऐसा होता है जेड इफेक्टिव, उसके बाद भूल जाओ. डायरेक्ट कई बार वैल्यू दिया रहेगा, सॉल्व हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगा. तो जेड एटॉमिक नंबर, सिग्मा जो है स्केलिंग कांस्टेंट या स्लेटर कांस्टेंट. स्लेटर रूल के थ्रू ये कैलकुलेट होता है. तो स्लेटर ने दिया इस चीज को, इसलिए स्लेटर कांस्टेंट.
अब जब भी प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे मोस्टली सभी प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज में देखना है ट्रेंड। हाँ सर, ये वाला बहुत ट्रेंड में बहुत बार यूज हुआ है, समझ में नहीं आया था मुझे। क्या बेटा, क्या बोल दिए, कुछ हमको ही नहीं समझ में आया। सर ये वर्ड टेंथ में बहुत यूज हुआ है साइंस में, तो समझ में नहीं आता था। ठीक है ना बेटा, माइक म्यूट करके रखो। ट्रेड में हम लोग चलेंगे, ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप में चला जाता है अप टू डाउन। ठीक है, ग्रुप में कैसे चला जाएगा, अप टू डाउन या कि डाउन टू अप। जनरली अप टू डाउन ही वो पूछता है क्वेश्चन में। तो ग्रुप में मूव करना हमको अप टू डाउन। एंड बी पीरियड की बात करना है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो जनरली मूव किया जाता है लेफ्ट टू राइट। तो ग्रुप में अप टू डाउन, ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, ये बात किया जाएगा। तो यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट। जेड इफेक्टिव यहाँ पे जो है रिमेन्स कांस्टेंट, बताएंगे क्यों। और अप टू लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। अप एरो इंक्रीज के लिए, डाउन एरो डिक्रीज के लिए। तो रिमेन्स कांस्टेंट है ग्रुप में। ग्रुप जैसे पहले पीरियड की बात कर लेता हूँ। तो पीरियड में n इक्वल टू 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। मैं नियॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, नोबल गैस की, ठीक है ना। अब लिथियम, प्रोटॉन, सब पीरियड 2 में है तो सबके पास 2 ऑर्बिट होंगे। सबके पास ऑर्बिट कितने होंगे, 2 होंगे। प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं लिथियम के पास, एटॉमिक नंबर 3 है तो प्रोटॉन भी 3 हो जाएंगे। फ्लोरीन के पास कितने प्रोटॉन होंगे, एटॉमिक नंबर 9 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 9। तो मुझे बताओ न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअल में है क्या, चार्ज ऑफ प्रोटॉन विच इज प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियस, यही है ना। न्यूक्लियस पे जो प्रोटॉन है उसके साथ जो चार्ज है, उस चार्ज को हम क्या बोल रहे हैं, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो भैया 3 प्रोटॉन ज्यादा चार्ज डेवलप करेगा या 9 प्रोटॉन ज्यादा चार्ज डेवलप करेगा। कोई बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। न्यूक्लियस पे है 3 प्रोटॉन और न्यूक्लियस पे है 9 टाइम्स प्रोटॉन। तो बेटा मुझे बताओ 3 प्रोटॉन ज्यादा चार्ज डेवलप करेगा या 9 प्रोटॉन ज्यादा चार्ज डेवलप करेगा। 9 प्रोटॉन। अब किसी को कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा तो क्या लेना, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ये 1 प्रोटॉन का चार्ज 3 से इंटू, 9 प्रोटॉन का चार्ज 3 से इंटू। शायद ऐसे समझ में आए किसी को। दोनों के पास ऑर्बिट उतना ही है, 2 2। तो भैया दोनों का साइज मतलब दोनों के पास ऑर्बिट सेम है, प्रोटॉन इसके पास कम है इसके पास ज्यादा है, तो जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा, फ्लोरीन का ज्यादा होगा। किसके कंपेयर में, लिथियम में। इसलिए न्यूक्लियस का जो जेड इफेक्टिव है, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज है जेड इफेक्टिव, वो ज्यादा होता है पीरियड में। कब, ऐसे मूव करोगे तब, मतलब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो पहले काम, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और भी बढ़ जाएगा। ये था पीरियड में। अब ग्रुप की बात करते हैं। तो ग्रुप में नीचे चलना पड़ेगा, मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से लिथियम, लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एफ, फ्रांसियम।
ऐसे चलना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पे एक ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, इस तरह से बढ़ते जाएगा भाई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, साथ में साइज भी बढ़ रहा है। इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को उतना चार्ज फील होगा क्या? कोई आपके पास यहाँ पे कोई फायर है, मतलब आग लगा हुआ है, आपके पास यहाँ पे एक बंदा खड़ा है और एक आग के पास यहाँ पे खड़ा है, हीट किसको ज्यादा लगेगा बताओ? पहले वाले को या दूसरे वाले को? जो पास में है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पास में तो ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, यहाँ पे तो ऑर्बिट बढ़ने लग गया ना भाई। हाँ, प्रोटॉन तो बढ़ रहा है भाई, नीचे जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, प्रोटॉन खूब सारा हो गया, बट डिस्टेंस भी तो बढ़ गया ना। तो इसलिए ग्रुप में जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है भाई, अप टू डाउन जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो हमको लगता है बढ़ेगा, बट साइज भी बढ़ रहा है। इसलिए जेड इफेक्टिव को हम मान के चलते हैं रिमेन कांस्टेंट। क्या मान के चलते हैं ग्रुप में? रिमेन कांस्टेंट। तो ये जल्दी से ट्रेंड नोट कर लो और एकदम दिमाग में बैठा लो ये ट्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड इफेक्ट है, मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टी से स्कैनिंग इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो नाम से पता चला है स्क्रीन और शील्ड, ये एक तरह से क्या करेगा भाई, जैसे स्क्रीन मतलब एक पर्दा की तरह होगा, शील्ड मतलब एक कैप्टन अमेरिका वाला शील्ड होगा भाई। तो होता क्या है, अगर ये आउटर सेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस क्या करता है भाई, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के कारण चार्ज ज्यादा हो गया, तो न्यूक्लियस क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, पुल करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल करेगा। तो इसमें क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स है इससे पहले वाले सब सेल में, सब सेल में मतलब सेल में, ये अगर आउटर सेल है तो आउटर से पहले वाले सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, पेनल्टीमेट सेल, और उससे भी पहले वाले सेल क्या बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो इनके इलेक्ट्रॉन स्क्रीन की तरह वर्क करते हैं या फिर शील्ड की तरह। क्यों? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे, तो एक तरह से पर्दे का काम करेंगे कि नहीं करेंगे ये इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, ये जो पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक पर्दा बना लेते हैं यहाँ पे इकट्ठा होकर, या एक तरह से बोल सकते हो शील्ड मतलब कवच बना लेते हैं, जिससे ये जो न्यूक्लियस है उतने अच्छे से आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को, आउटर इलेक्ट्रॉन को या फिर आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्कैनिंग इफेक्ट, मतलब न्यूक्लियर चार्ज का कुछ अमाउंट डिक्रीज हो रहा, किसके थ्रू, पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, स्कैनिंग इफेक्ट। तो एक तरह से पर्दा का काम आ गया ना, बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन का पूरा एक लेयर बन गया, अब ये आउटर इलेक्ट्रॉन, तो ये जो न्यूक्लियस है इस आउटर इलेक्ट्रॉन को देख ही नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है तो क्या करेगा, उसको अपनी ओर अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल का, तो ये इसको देखता, उसको खींच के अपनी ओर ला लेता, लेकिन अब यहाँ पे एक पर्दा लग गया, वो पर्दा क्या है, पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट सेल का। तो ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को देख नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पे पर्दा लगा है, तो उसको अपनी ओर खींच नहीं पाएगा। तो जेड इफेक्टिव कुछ अमाउंट में डिक्रीज होता है ड्यू टू पेनल्टीमेट सेल इलेक्ट्रॉन एंड एंटी पेनल्टीमेट सेल इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, स्कैनिंग इफेक्ट। तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को लेके टारगेट करके बताना डेफिनेशन, द effective nuclear charge on outer cell electron is decreases due to an electron of penultimate cell and anti-penultimate cell is called scanning effect और shielding effect। तो क्लियर है स्कैनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या है। तो स्कैनिंग इफेक्ट नाम जैसा वैसा ही काम भी है, एक स्क्रीन बना देगा इलेक्ट्रॉन का, ये एक शील्ड बना देगा इलेक्ट्रॉन का, जिसके कारण क्या होगा, न्यूक्लियस जो है आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अटैक नहीं कर पाएगा। तो क्लियर है बच्चा लोग, स्कैनिंग इफेक्ट कौन सी चिड़िया का नाम है। तो डेफिनेशन नोट करते हैं।
डेफिनेशन में कहाँ से स्टार्ट करें स्पिनिंग? हाँ, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज the effective nuclear charge is decreases by करना, the effective nuclear charge is decreases on outer shell electron due to penalty made and anti-penalty made और inner cell electron because they act as a spin or field. Hence, this effect is called spinning or shielding effect. The effective nuclear charge is decreases on outer shell electron due to penalty made and anti-penalty made या overall inner shell electron because they act as a spin or shield. Hence, effect is called shielding effect और scaling effect. बेटा वहां पे डिक्रीजेस है, साइन चेंज करना, हम इंक्रीजेस वाला साइन लगा दिए. पूछ सकता है ऑर्डर ऑफ शील्डिंग और स्कैनिंग. SPD सबसेल कौन सा है? SPDS. तो कौन सा सबसेल ज्यादा अच्छा स्पिन का काम करता है, कौन वीक, ये पूछ सकता है. तो किसी को आइडिया है? शेप पे डिपेंड है. S स्फेरिकल, P डंबल से. अभी कोई आंसर नहीं देगा, जब एक चीज बता देते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर देना. डंबल से, D डबल डंबल से, और एक लिफलेट स्ट्रक्चर बोलते हैं, पत्ती के जैसा. ठीक है ना, इस टाइप के स्ट्रक्चर बोलते हैं. तो अगर मैं पर्दे की तरह यूज करूंगा इन चारों को, तो कौन सा पर्दा ज्यादा अच्छा होगा? याद रखना, ये पूरे स्फेरिकल है. ये सुन लो अभी पहले, ये जो एरिया है लोब बोलते हैं, बड़ा होता है. डी में ये लोब कम हो जाता है, एफ में ये लोब और भी कम हो जाता है. ये एस में लोब वाला एरिया ज्यादा, पी में थोड़ा सा कम, डी में लोब जो एरिया है ये वाला और कम, और एस में और कम. तो कौन सा पर्दा ज्यादा अच्छा रहेगा? सर एस वाला स्फेरिकल. HP. वेरी गुड, वही अप्रोच है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, बीच में एस वाला पर्दा लगाया है, ये पूरा सर्कुलर है, तो अच्छे से कर्व करेगा. पी वाला लगाओगे तो डंबल से इधर कुछ स्लाइड रहेगा, कुछ नीचे. ठीक है ना. तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन बोलता है न्यूक्लियस, इधर से झांक के देख सकता है, इधर से भी झांक के देख सकता है. डी वाला लगेगा तो इस तरह से, और साइज भी क्या होता है, कम होता जाता है. ये बड़ा खुला टाइप का है, ये थोड़ा सा कम खुला है, इसलिए. ठीक है ना. तो कॉमन सेंस यूज करना है यहाँ पे भी. तो एस वाला सबसे ज्यादा अच्छा स्किन के उसकी तरह वर्क करता है एज कंपेयर टू पी